मैं अभय कुमार, इतिहास विभाग, DAV स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवान। आज हम लोग फ्रांस की सुरक्षा की समस्या विषय पर बात करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में फ्रांस की सुरक्षा की समस्या एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। वस्तुतः फ्रांस और जर्मनी यूरोप की राजनीति में नेपोलियन के सत्ता में आने के बाद से ही एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय हुई थी तथा फ्रांस मित्र राष्ट्रों की तरफ से विजयी था। वर्साय की संधि जर्मनी के साथ की गई, जो काफी जर्मनी के लिए काफी अपमानजनक थी। फ्रांस चाहता था कि जर्मनी से उसे सुरक्षा मिलती रहे। जर्मनी और फ्रांस के युद्ध की स्थिति में फ्रांस की सुरक्षा यूरोप और अमेरिका मिल करके करें। वस्तुतः हम पाते हैं कि 1919 के बाद, यानी पेरिस शांति सम्मेलन के बाद, फ्रांसीसी सुरक्षा की मांग यूरोपीय राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण एवं अस्थायी तथ्य था, जो लगभग द्वितीय विश्व युद्ध तक चला। 4.25 साल के भीषण संघर्ष के बाद प्रथम महायुद्ध में फ्रांस विजयी रहा था। सारे देश में इस विजय पर खुशी मनाना स्वाभाविक था, लेकिन यह खुशी क्षणिक थी। उसकी चिंता थी कि जर्मनी भविष्य में हमारे साथ क्या कर सकता है, क्योंकि वह क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में फ्रांस से बड़ा था। प्राकृतिक साधनों में भी वह फ्रांस से आगे था। उसके पास अल्सस, लॉरेन और रार जैसे प्रदेश थे जो खनिज संसाधन से भरपूर थे। फ्रांसीसी लोग अपनी कमजोरी को भली भांति समझते थे और जर्मनी के मुकाबले में ऐसी कोई व्यवस्था कायम करना चाहते थे जिसमें उनकी सुरक्षा को गारंटी मिल सके। हम पाते हैं कि वर्साय की संधि में जर्मनी के भावी आक्रमण से फ्रांस ने अपने को सुरक्षित करने के लिए प्रतिनिधियों से मांग की कि राइन नदी के बाएं तट के प्रदेश को जर्मनी से पृथक करके एक अलग राज्य बना दिया जाए और यह राज्य फ्रांस के प्रभाव में रहे। विल्सन यानी अमेरिका के राष्ट्रपति और लॉयड जॉर्ज, जो इंग्लैंड के थे, ने राइन नदी तक फ्रांसीसी सीमा को बढ़ाने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि इस प्रकार की व्यवस्था करने से राइनलैंड के 50 लाख के लगभग जर्मन लोग अपने राष्ट्र से अलग हो जाएंगे और यह राष्ट्रीयता के सिद्धांत के विपरीत होगा, जो विल्सन के 14 सूत्री फॉर्मूले के अंतर्गत आता था। विल्सन और लॉयड जॉर्ज राइनलैंड को एक दूसरा अल्सस लॉरेन नहीं बनाना चाहते थे। काफी सिर पटकने के बाद फ्रांस को अपनी यह मांग छोड़नी पड़ी और उसको अपनी भौगोलिक सुरक्षा की गारंटी संबंधी निम्न बातों पर राजी होना पड़ा। पहला, 15 साल तक राइन नदी के दाएं तट के प्रदेश पर मित्र राष्ट्रों की सेनाओं का कब्जा रहे। राइन क्षेत्र को पूर्ण रूप से असैनिकरण हो जाए, यानी वहां पर किसी की सेना न रहे, जिससे कि जर्मनी वहां कोई किलाबंदी नहीं कर सके। एक त्रिदलीय संधि की जाए जिसके अनुसार अमेरिका और ब्रिटेन यह वादा करें कि यदि भविष्य में कभी जर्मनी फ्रांस पर आक्रमण करे तो वे उसकी सहायता करेंगे। परंतु वास्तव में ब्रिटेन और अमेरिका ने ऐसा करने का वचन दे दिया था, लेकिन वह यह गारंटी पाने में असफल रहा। अब उसके सामने केवल 2 मार्ग बच गए थे जिनका अवलंबन करके वह अपनी सुरक्षा का प्रबंध कर सकता था। फ्रांस के सामने पहला उपाय यह था कि जर्मनी को राजनयिक क्षेत्र से एकदम अलग कर दिया जाए। डिप्लोमेटिकली जर्मनी को आइसोलेट करने का एक तरह से फ्रांस की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख हिस्सा बन गया था। उसको चारों तरफ से घेर लेने के लिए, यानी जर्मनी को फ्रांस चाहता था कि वह अपने मित्र राष्ट्रों से घेर ले। यूरोप के विभिन्न राज्यों के साथ इस फ्रांस ने संधि करके गुटबंदी बनाने की नीति का अवलंबन किया। दूसरा, राष्ट्र संघ, जिसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए हुआ था, वहां फ्रांस चाहता था कि ऐसी सुरक्षा प्रणाली का सृजन किया जाए जिससे अकारण आक्रमण के विरुद्ध वास्तविक गारंटी प्राप्त हो सके। फ्रांस ने दोनों मार्गों का एक ही साथ अवलंबन करना शुरू कर दिया, जिसके फलस्वरूप यूरोप में फ्रांस के नेतृत्व में अनेक गुट कायम हुए तथा राष्ट्र संघ के तत्वाधान में अनेक सुरक्षा समझौते भी संपन्न हुए। फ्रांस में सबसे पहले जब वह ब्रिटेन और अमेरिका से निराश हो गया तो उसने अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए बेल्जियम के साथ समझौते का प्रयास किया।
फ्रांस और बेल्जियम जर्मनी के आक्रमण से अपनी रक्षा के लिए सैनिक दृष्टि से एक हो गए। इस सैनिक गुटबंदी के कारण पश्चिम में फ्रांस की स्थिति सुरक्षित हो गई। फ्रांस ने दूसरा कदम पोलैंड के साथ संधि करके उठाया, क्योंकि बेल्जियम के साथ ही सिर्फ समझौता करके फ्रांस संतुष्ट नहीं था। शांति संधि के द्वारा स्थापित पोलैंड ही एक ऐसा देश था जो क्षेत्रफल तथा आबादी की दृष्टि से बड़ा था और जिसका हित फ्रांस के हित से मिलता जुलता था। नवनिर्मित पोलैंड की जनसंख्या 3 करोड़ के लगभग थी और उसमें जर्मन जाति के लोग बहुत बड़ी संख्या में निवास करते थे। पोलैंड का निर्माण करते हुए राष्ट्रीयता के सिद्धांत का पूर्ण रूप से अनुसरण नहीं किया गया था और उसमें अनेक ऐसे प्रदेशों को शामिल कर लिया गया था जिसमें वस्तुतः जर्मनी का अंग होना जो वस्तुतः जर्मनी के अंग होने चाहिए थे। इस प्रकार फ्रांस के समान पोलैंड को भी जर्मनी से डर बना रहता था। अंततोगत्वा 9 फरवरी 1921 को फ्रांस और पोलैंड के बीच एक संधि हो गई, जिसमें दोनों देशों ने न केवल राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर सहयोग का वचन दिया, अपितु गुप्त रूप से यह भी तय किया कि सैनिक दृष्टि से भी वे एक दूसरे से सहयोग करेंगे। बाहरी आक्रमण से अपनी रक्षा के लिए दोनों देशों ने एक दूसरे का साथ देना तय किया। फ्रांस ने अब चाहता था कि जो छोटे छोटे देश हैं यूरोप के, उनका भी सहारा ले। उसने अपने नेतृत्व में छोटे छोटे राज्यों को संगठित करने का काम शुरू किया। अपनी स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए 1920-21 में उसने चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और रोमानिया का एक त्रिगुट संगठित किया। यह छोटा त्रिगुट या लघु मैत्रिक संघ के नाम से प्रसिद्ध है। हम पाते हैं कि इस तरह से फ्रांस ने यूरोप के 6 देशों के साथ संधि करके यूरोप की राजनीति में न केवल जर्मनी को अलग थलग करने का प्रयास किया, बल्कि फ्रांस की शक्ति और गौरव को भी चरम सीमा पर पहुंचाने का प्रयास किया। फ्रांस इस तरह से यूरोप की मुख्य भूमि पर एक अग्रणी राष्ट्र बन गया, क्योंकि इंग्लैंड भले ही वह शक्तिशाली था लेकिन यूरोप की मुख्य भूमि पर नहीं था और उस पर आक्रमण जर्मनी या कोई भी देश सिर्फ नौसेना के द्वारा ही कर सकता था। तो यूरोप की राजनीति में फ्रांस का एक महत्वपूर्ण स्थान हो गया था। लेकिन यदि हम तुलनात्मक तौर पर देखें या उसका विश्लेषण करें तो पाएंगे कि संधियों के द्वारा मानसिक दृष्टि से फ्रांस ने अपनी सुरक्षा समस्या का समाधान भले ही कर लिया था, किंतु ये संधियां फ्रांस को बहुत महंगी पड़ी। इन संधियों के कारण अब न केवल वर्साय संधि का पालन कराने के लिए वह निश्चित रूप से वचनबद्ध था, अपितु सारे यूरोपीय शांति समझौते के लिए भी। इस व्यवस्था में अनेक कमजोरियां थी। महायुद्ध के पश्चात स्थापित नए राज्यों की आर्थिक स्थिति बहुत शोचनीय और अनिश्चित थी और उनके पास सैनिक साधन भी पर्याप्त नहीं थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से वे अत्यंत छोटे राज्य थे। वे अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बाहरी आर्थिक सहायता पर पूर्णतः आश्रित थे। फ्रांस उन्हें सदैव कर्ज देने के लिए विवश था और इन राज्यों को अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए वह बराबर कर्ज भी देता रहा। उनकी सेना को शिक्षा देने के लिए फ्रांसीसी अफसर भेजे गए। इस तरह ये राज्य फ्रांस के लिए अस्थायी रूप से बोझ बनकर रह गए। इस व्यवस्था के साथ दूसरी दिक्कत यह थी कि ये राज्य फ्रांस की सीमा से बहुत दूरी पर स्थित थे। इन राज्यों की सीमाओं में कहीं भी लगाव नहीं था। युद्ध के समय वह संभव नहीं था कि इनकी सेनाएं फ्रांस की सहायता के लिए एक साथ दौड़ी चली आएं। इसके अतिरिक्त इन राज्यों की अपनी अपनी समस्याएं थीं। पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया में काफी संख्या में जर्मन लोग रहते थे। इस कारण यूरोपीय राजनीति में जटिलता का बढ़ना अनिवार्य था। इन राज्यों के साथ संधि में आबद्ध होकर फ्रांस ने अपनी सैनिक जिम्मेवारी को तो बहुत हद तक बढ़ा लिया, जो बाद में एक भारी बोझ साबित हुआ। परंतु प्रथम विश्व युद्ध के पहले के वर्षों की भांति यूरोप में गुटबंदियां कायम करने का जो सिलसिला शुरू हुआ, वह अंततः यूरोपीय शांति के लिए भारी खतरा सिद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने में जर्मनी हिटलर के नेतृत्व में जिस महत्वाकांक्षी पैन जर्मनिज्म की नीति का अवलंबन कर रहा था, वो तो खतरा बना ही, ये गुप्त संधियां भी द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के लिए एक उत्तरदायी कारण बनी और इन संधियों के चलते यूरोप के विभाजन की प्रक्रिया भी पुनः प्रारंभ हो गई। इस तरह हम पाते हैं कि फ्रांस ने अपनी सुरक्षा की समस्या के लिए जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स यानी राजनीतिक प्रयास किए, कूटनीतिक प्रयास किए, वो कुछ समय तक तो फ्रांस को सुरक्षा देने में सफल रहे, लेकिन अंततोगत्वा वो द्वितीय विश्व युद्ध के साथ ही सुरक्षा की समस्या और इस तरह से हम पाते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के साथ ही फ्रांस ने सुरक्षा का जो घेरा बनाया हुआ था, यह घेरा अचानक से टूट पड़ा।